नील की मुस्कान के पीछे एक गहरा तूफान छुपा था। जहां दो दिल आमने सामने खड़े थे, एक ओर शिविका की शांति थी तो दूसरी ओर दिव्यांशी की बर्फ सी जमी पीड़ा। और नील जान चुका था कि यह टकराव तलवारों से नहीं, प्यार से सुलझेगा। दिव्यांशी की बात सुनकर सावित्री दादी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, दुनिया की सारी महिलाएं उससे विवाह करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि वो बदमाश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मामले में तुम बहुत जिद्दी हो। मेरी राय में वो शिविका तुमसे कहीं ज्यादा होशियार है। होशियार? दिव्यांशी ने जब ये शब्द सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। मध्य क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि दैवीय साम्राज्यों के शीर्ष प्रतिभाओं के बीच भी उसकी प्रतिभा को बुरा नहीं माना जाएगा। अगर 3 महाद्वीपों की महिलाओं की तुलना की जाए तो उसे दैवीय साम्राज्य की राजकुमारी श्रुतिका के बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर सावित्री दादी दिव्यांशी के अभिमान को समझते हुए आगे बोली, मैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात कर रही हूं। इस मामले में तुम अभी भी बच्ची हो और वो मूर्ख नील भी ऐसा ही है। सावित्री दादी स्वाभाविक रूप से इस बात को देख सकती थी, लेकिन उन्हें अपने सम्मान की बहुत परवाह थी। भला वो सम्राट समुद्रगुप्त के सामने अपनी प्रतिष्ठा कैसे खो सकती थी? यही इस विवाद का कारण था। अगर नील की भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर वो भी होशियार होता तो वो दोनों महिलाओं को आसानी से संभाल सकता था। लेकिन अंत में वो दोनों अभी भी बहुत छोटे थे, जिनकी उम्र 25 साल की भी नहीं थी। एक योद्धा के जीवन काल के हजारों साल के पैमाने पर उन्हें सिर्फ बच्चों के रूप में माना जा सकता था। वो अभी भी बहुत अपरिपक्व थे। जहां तक शिविका की बात है तो उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाकई अधिक थी। शायद शिविका का व्यवहार शुरू में बेहद मूर्खतापूर्ण था, लेकिन जब उसने नील के साथ रहने का फैसला किया तो उसने अपने अभिमान और जिद को त्याग दिया और आश्चर्यजनक रूप से एक आज्ञाकारी पत्नी बन गई। उसने नील को पूरी तरह से अपनी दुनिया मान लिया और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। भला दुनिया में कौन सा पुरुष होगा जो ऐसी महिला को पसंद नहीं करेगा? दिव्यांशी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती। दिव्यांशी की बात सुनकर सावित्री दादी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उन्होंने दिव्यांशी से साफ कहा कि तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आगे तुम्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा। वहीं देवनगर में एक शांत और सुंदर जगह पर सम्राट समुद्रगुप्त और नील ने कुछ देर बातचीत की। सम्राट समुद्रगुप्त ने नील के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। आखिरकार नील विदर्भ साम्राज्य के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अगर नील ने तामसिक समुदाय को नष्ट नहीं किया होता तो उनका विदर्भ साम्राज्य शायद अभी भी तामसिक समुदाय का मुख्यालय होता। ऐसे में उसे फिर से संगठित करना असंभव होता। हालांकि इस समय नील सम्राट समुद्रगुप्त से बात कर रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी दिव्यांशी को लेकर चिंतित था। सम्राट समुद्रगुप्त बहुत चतुर थे। नील के आने से पहले उन्होंने शिविका के लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि उनके अलावा शिविका के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन अब जब नील खुद यहां आ गया था तो सम्राट समुद्रगुप्त ने इस मामले से बाहर रहना ही सही समझा। आखिर युवाओं के मामलों को उन्हीं पर ही छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी नील कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सम्राट समुद्रगुप्त सार्थक के साथ वापस चले गए। जहां तक सार्थक की बात है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी और वो बार बार नील को जीजाजी कह रहा था। विदर्भ साम्राज्य के लोगों के चले जाने के बाद शिविका का मूर्खतापूर्ण चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने नील को देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। फिर वो थोड़े समझदारी भरे भाव के साथ बोली, मुझे लगता है कि आपको पवित्र आश्रम में जाना चाहिए। नील सहजता से बोला, मुझे पवित्र आश्रम क्यों जाना चाहिए? मैं नहीं जा रहा हूं। ये देखकर शिविका मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या आप उसे मनाना नहीं चाहते? हालांकि शिविका कुछ मामलों में बहुत मूर्ख थी, लेकिन जब बात दिल की आती थी तो वो बेहद समझदार थी। वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थी कि वो नील को बांध कर नहीं रख सकती। शिविका को दूसरी महिलाओं से बेहद घृणा थी, लेकिन वो जानती थी कि नील की प्रतिभा अथाह है, इसलिए वो भविष्य में छोटे से मध्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति को पाने के बाद शिविका पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। जहां तक दिव्यांशी की बात है तो भले ही वो उसके साथ सहानुभूति नहीं रखती थी,
लेकिन वो नील के दिल में दिव्यांशी की जो जगह थी उसे समझती थी। वो ये बात केवल इसलिए कह रही थी क्योंकि वो नील को दुखी नहीं देखना चाहती थी। नील असहाय होकर मुस्कुराया और बोला, उससे मनाऊं, लेकिन कैसे? तभी शिविका हल्के से मुस्कुराई और नील के कान में फुसफुसाते हुए बोली, सभी महिलाओं को बहलाने की जरूरत होती है। ये मत देखो कि वो कुलपति है, इस मामले में वो बहुत बचकानी है। अगर आप उसे कुछ शब्दों से मना लेते हो तो कोई समस्या ही नहीं होगी। ये सुनकर नील हल्के से मुस्कुराया और उसके माथे पर हल्के से चूमते हुए बोला, तुम बहुत अनुभवी लगती हो। अचानक शिविका का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और नील को घूरते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस आपकी योजना बनाने में मदद कर रही हूं। हालांकि शिविका की बातें सुनने के बाद नील थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गया कि कुछ बातों का उसे खुद ही सामना करना होगा। शिविका को शांत करने के बाद वो पवित्र आश्रम में प्रवेश ही करने वाला था, तभी उसके हाथ में पकड़े थैले से आध्यात्मिक पशु पैतृक दिव्यनाग ने अचानक अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसने शिविका की ओर देखा और हल्की सी आवाज निकाली। स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में गंधर्व समुदाय ने नील को एक आध्यात्मिक पशु थैला दिया था। भंडारण अंगूठी में जीवित चीजें नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए आध्यात्मिक पशु को थैले के अंदर विशेष रूप से जगह दी गई थी। शायद बहुत लंबे समय से आध्यात्मिक पशु छोटा पैतृक दिव्यनाग थैले में बंद रहने के कारण बाहर आकर ताजी हवा में सांस लेना चाहता था। इसलिए जब उसने शिविका को देखा तो उसकी ओर देखकर चिल्लाया और फिर थैले से बाहर निकलकर शिविका की ओर झपट पड़ा। नील के अलावा पैतृक दिव्यनाग को शिविका भी बहुत पसंद थी। ये देखकर नील बहुत हैरान था। क्या ये शिविका के शीर्ष प्रकृति शरीर के कारण हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रहस्य था जो वो नहीं जानता था? पर नील ने इन सवालों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पैतृक दिव्यनाग को शिविका के पास छोड़ दिया। फिर वो प्रकाश की एक किरण में बदलकर पवित्र आश्रम की ओर उड़ गया। हालांकि पवित्र आश्रम की समुदाय सुरक्षा सरणी अभी भी सक्रिय थी, लेकिन इस बार नील सीधे पवित्र आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार से गुजरा। पवित्र आश्रम के मुख्य द्वार पर कई रक्षक पहरा दे रहे थे। नील को देखते ही उन्होंने सम्मान के साथ अपना कवच थोड़ा हटाया और उसे भीतर प्रवेश करने दिया। विदिशा में तामसिक समुदाय के साथ लड़ाई के 1 साल बाद नील पवित्र आश्रम में लौट रहा था, लेकिन वो अभी भी आसपास के माहौल से बहुत परिचित था। इसलिए प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद नील ने सीधे हिमांग महल की ओर उड़ान भरी। लेकिन जैसे ही वो हिमांग महल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो उसने हिमांग महल से ठंडी हवा की लहरें निकलती हुई महसूस की। कुछ देर तक सफेद आभा को निहारने के बाद वो ठंडी हवा में प्रवेश कर गया और जैसे ही नील ने हिमांग महल में प्रवेश किया तो उसे हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ बर्फ के 3 नुकीले टुकड़े नील की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर नील मंद मंद मुस्कुराया और उन्हें बड़ी ही आसानी से चकमा देकर जैसे ही आगे बढ़ा तो 3 और बर्फ के टुकड़े उसके सामने आ गए। इस बार नील ने उन्हें चकमा नहीं दिया, इसके बजाय उसने लापरवाही से बर्फ के टुकड़ों को पकड़ा और उन्हें फर्श पर पटक दिया, जिससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। सफेद धुंध से लगातार बर्फ के टुकड़े निकल रहे थे, लेकिन नील उन टुकड़ों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे वो हिमांग महल की तरफ बढ़ रहा था, उसके रास्ते में सैकड़ों बर्फ के टुकड़े आने लगे। इसी के साथ उनकी ताकत भी बढ़ रही थी। अचानक नील कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये इतने सारे बर्फ के टुकड़े? ऐसा लग रहा था कि दिव्यांशी वास्तव में बहुत बुरा महसूस कर रही थी और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आखिरकार साधारण शुक्रमंडल विशेषज्ञ इस तरह के हमले का सामना नहीं कर पाएगा, पर नील के लिए इस तरह का हमला कुछ भी नहीं था। केवल सूर्यमंडल के विशेषज्ञ ही उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। इसके साथ ही नील ने अपनी गति तेज कर दी और हिमांग महल की गहराई में घुस गया। दूसरी तरफ दिव्यांशी नंगे पैर अपने सिंहासन पर बैठी थी और उसके चारों ओर हजारों बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। नील को देखकर दिव्यांशी के चेहरे का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसके चेहरे पर शिकायत का भाव भी चमक रहा था। अचानक उसका हाथ हवा में लहराते ही सारे बर्फ के टुकड़े नील की ओर उछल पड़े। ये दृश्य देखकर नील बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद कर ली। नील की इस हरकत की वजह से दिव्यांशी डर गई।
गुस्से में उसने जो बर्फ के टुकड़े छोड़े थे वो सामान्य शुक्रमंडल विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि दिव्यांशी को पता था कि नील का शरीर आम योद्धाओं से अलग था, इसलिए भले ही उसका शरीर बहुत कठोर हो, वो इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता था। शुरू में दिव्यांशी ने सोचा था कि नील उन टुकड़ों को आसानी से चकमा दे देगा, पर किसने सोचा था कि वो अचानक स्थिर खड़ा हो जाएगा और सीधे उनका सामना करेगा। खैर, बर्फ के टुकड़े नील से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थे, इसलिए वो नील पर चिल्लाई, हटो वहां से, तुम उसे नहीं रोक सकते। और तभी हजारों बर्फ के टुकड़े एक साथ नील के शरीर से टकराए तो वो तुरंत बर्फ के छोटे पहाड़ में बदल गए और नील उसके अंदर कैद हो गया। ये देखकर दिव्यांशी बुरी तरह डर गई। वैसे तो वो नील से नाराज थी, लेकिन अंत में उसे नील के लिए बुरा लग रहा था। अगले ही पल वो नंगे पैर बर्फ के टुकड़ों के ढेर की ओर भागी और अपनी घबराहट में वो ये भी भूल गई कि वो बर्फ के टुकड़ों को पिघला भी सकती है। पास पहुंचने के बाद उसने अपने हाथों से बर्फ के टुकड़ों के पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। खोदते समय उसका चेहरा घबराहट से भर गया था और वो चिल्लाते हुए बोली, नील, नील। जब दिव्यांशी खुदाई का आधा काम पूरा कर चुकी थी तो अचानक बर्फ के पहाड़ से एक हाथ बाहर आया। उसने दिव्यांशी की कमर पकड़ी और उसे बर्फ के पहाड़ के ऊपर खींच लिया। आखिरकार नील धीरे धीरे बर्फ के टुकड़ों से बाहर निकल आया था। ये देखकर कि नील सुरक्षित है, दिव्यांशी आश्चर्यचकित और खुश थी, लेकिन एक बार फिर उसका चेहरा गुस्सा और शिकायत से भर गया। वास्तव में दिव्यांशी बहुत चिंतित थी। आखिरकार उसकी शक्ति किसी सामान्य शुक्रमंडल योद्धाओं की तुलना में दुगनी से भी अधिक हो गई थी, इसलिए इस बार उसका हमला बहुत घातक था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नील को उससे कोई चोट नहीं लगेगी। हालांकि दिव्यांशी जानती थी कि शुक्रमंडल में प्रवेश के बाद नील की शक्ति बढ़ी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कि उसने कल्पना भी नहीं की थी। इस समय दिव्यांशी शर्मिंदा और साथ ही साथ गुस्से में भी थी, इसलिए वो उसी लहजे में बोली, तुम मुझे जाने दो। नील जानता था कि दिव्यांशी का छोटा और कोमल शरीर लगातार नील की बाहों में संघर्ष कर रहा था, लेकिन भला नील इस मौके को कैसे जाने दे सकता था। उसके धातु जैसे हाथ दिव्यांशी की पतली कमर को मजबूती से पकड़े हुए थे। नील की मौजूदा ताकत के साथ दिव्यांशी के लिए उसकी कैद से खुद को छुड़ा पाना लगभग असंभव था। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद दिव्यांशी की ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका पहले से अकड़ा हुआ शरीर भी ढीला पड़ गया, लेकिन उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो अभी भी नील को घृणा से देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्या सोचना है, लेकिन अचानक उसके शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की एक भयानक लहर फूट पड़ी। इसके साथ ही बर्फ के क्रिस्टल तेजी से जमा हुए और नील को घेरते हुए एक छोटे बर्फीले पहाड़ में बदल गए। परत दर परत बर्फ चढ़ती गई और वो पहाड़ धीरे धीरे और बड़ा होता चला गया। इस समय दोनों लोग उस पहाड़ के अंदर मजबूती से जमे हुए थे। उससे निकलने वाली ठंड हड्डियों को जमा देने वाली थी। लेकिन दिव्यांशी के भयानक और सुंदर चेहरे को देखकर अचानक नील की जीत की इच्छा जागृत हो गई। तो क्या होगा आगे? और क्या नील दिव्यांशी को मना पाएगा, या फिर दिव्यांशी रखेगी कोई ऐसी शर्त जिसे सुनकर नील हैरान हो जाएगा? बर्फ के उस पहाड़ के भीतर क्या नील अपनी जीत की इच्छा को ताकत में बदल पाएगा? क्या ये टकराव लड़ाई पर खत्म होगा, या यहीं से दोनों के रिश्ते की दिशा बदल जाएगी?